Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel, and I am again present here to take you to the new level, or you can say the new concept understanding of the physics. तो चलिए आज हम लोग अपने आपको एक ऐसे नए ईरा और आप बोल सकते हो एक ऐसे नए ब्रांच के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पे हमें कुछ और नया चीज सीखने को मिलेगा. सो टिल नाउ यू ऑल नो दैट कि हम लोगों ने एक समराइजेशन किया है. हम लोगों ने जो भी अब तक पढ़ा है उसे अगर हम लोग एक बार समराइजेशन करके ओवरव्यू देखें तो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सिंपल था. वी स्टार्टेड फ्रॉम दी चार्ज. हमने चार्ज को पढ़ना शुरू किया, हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज को देखना शुरू किया, उसके वेरियस इफेक्ट्स को स्टडी करना शुरू किया. बट we only study the properties, character, behavior of the charge, but when it was in the state of rest. तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैट्स. सेकेंडली वी एंटर इनटू द न्यू कॉन्सेप्ट जहां पे हम लोगों ने ये एनालाइज करने की कोशिश की दैट व्हाट वुड बी द इफेक्ट इफ द सेम चार्ज गेट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू एनी मटेरियल, जिसे हम लोग कंडक्टर बुलाते हैं. एंड वी केम टू अक्रॉस अ न्यू ब्रांच ऑफ द फिजिक्स नेम एज द इलेक्ट्रिसिटी. तो हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट के बारे में पढ़ने के बारे में मिला और उसकी प्रॉपर्टीज, और फिर उसे डिटेल में गए. देन वी एंटर्ड इनटू द थर्ड यूनिट, द नेम एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट. जहां पे हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि सेकंड यूनिट में बना था बिकॉज ऑफ द चार्ज जो कि फर्स्ट यूनिट का था, if that same current carrying conductor अगर अवेलेबल है तो around that current carrying conductor there would be a magnetic field. तो ये हमें कॉन्सेप्ट यानी कहानी जुड़ती जा रही है. ओके, इसके खत्म होने के बाद हम लोगों ने उस करंट कैरिंग कंडक्टर के बहुत सारे इफेक्ट देखे, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा, फिर रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा जिससे पता चला उस पर टॉर्क लगता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को इन्वेंट किया. मतलब उसके बारे में इन्वेंशन, यानी हमारे लिए तो वही इन्वेंशन था, तो हमने उसके बारे में सारी चीजें पढ़ी. Then we enter into the new concept named as a magnetism. ये थोड़ा सा अपने लेवल में इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट था. मींस जहां पे हम लोगों ने बार मैग्नेट की तरफ देखा जो कि हमारे सिलेबस से हट गया, बट हमने फिर भी देखा. Then we enter और we try to study the magnetic character of the earth, एंड उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई किया in our previous latest lecture. In that lecture there is an assignment which is being, you can say, the complete assignment related to the magnetic effect of the magnetism के साथ जो complete assignment है. So that assignment is in the previous lectures description box. So आप लोग वहां पे जाके इस चीज को चेक आउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया, but hopefully आप लोगों ने कर लिया है before this lecture. Today we are going to start the new concept, but एक ऐसा concept जो हमारी पुरानी स्टोरी लाइन से ही जुड़ा होगा. And the name of the chapter that we are going to start is EMI. EMI, where E stands for electro, M stands for the magnetic, and I stands for the induction. So our new chapter is electromagnetic induction. But what is this chapter? What is this chapter is all about? We are going to discuss it. हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. But before that, I want to clarify one of the most important term जिसके बारे में आपको throughout this chapter आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा. You have to use that unit, you have to use that quantity. आपको उस टर्म को बार-बार सुनना भी है, लिखना भी है, उसे यूज भी करना है. तो चलिए पहले उसी क्वांटिटी को मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं, फिर हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे है, कहां से शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई, फिर हम लोग इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे. एंड दैट फर्स्ट यूनिट इज द फर्स्ट टर्म जो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे इज मैग्नेटिक फ्लक्स. यस, द फ्लक्स, वही चीज जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में, जब हमने डिवाइड किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है, एंड द सिंबल फॉर दैट इज द फाई, बट द ओनली थिंग दैट वी विल चेंज, वी विल राइट डाउन द बी इन द सफिक्स. हम इसके सफिक्स में बी ऐड करना शुरू करेंगे, एंड यू ऑल नो दैट बी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड.
ओके ओके। अब अगर आप ये जानते हैं कि अब हमारे पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है एंड दैट न्यू टर्म इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स, और हमारे पास फर्स्ट यूनिट में क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यानी अब आप बोल सकते हो आपके होल सिलेबस में टू टाइप्स के फ्लक्स हो गए, वन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो अब इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेपरेटली होना बहुत जरूरी है। तो देखिए अब तक आप लोग फ्लक्स के लिए एक सिंबल यूज करते थे, यू यूज द सिंबल ऑफ फाई टू रिप्रेजेंट द फ्लक्स। बट अब आपके पास दो टाइप के फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। सो नाउ आई विल सजेस्ट यू दैट कि अब से आप लोग अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दीजिए। So start representing your electric flux by the symbol of phi e and magnetic flux by the symbol of phi b, यानी सफिक्स में ऐड कीजिए ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि टीचर, स्टूडेंट, एग्जामिनर और एनीवन जो इसके बारे में बात कर रहा है तो हमें क्लियर हो कि वो कौन से फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है। बट अदरवाइज फ्लक्स का जो फॉर्मेट है, फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो लगभग वही है जो हमारे पास पहले थी। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिवाइज कराऊं, व्हाट वाज द डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेट्स और डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास हो रहा है, दैट वाज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पे मैग्नेटिक है, सो डेफिनेशन वुड बी द सेम, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड lines passing through the surface normally, or you can say perpendicularly, is known as क्या बुलाएंगे आप लोग उसे? You will call that as a magnetic flux। ओके कि किसी भी सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। सो इफ आई गिव यू द सेम एग्जांपल, सेम डायग्राम, अगर आपको याद है तो आप इसे इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे। सो लेट्स सपोज आई हैव अ सरफेस हुज एरिया इज ए, जिसका एरिया कितना है a, और इस सरफेस से आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। How it is being passing? It is being passing normally or perpendicularly। तो वो आपकी उस सरफेस से कैसे पास हो रहा है? It is being passing normally or perpendicularly पास हो रहा है। तो आपका सरफेस है और इस सरफेस से आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। So how many number of field line? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रहे हैं 1। तो फ्लक्स कितना हो गया? 1 हो गया सर, सिंपल है। बट व्हाट वुड बी हैपन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज नहीं करते हैं? हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन वही है, बट आई ट्विस्टेड माय सरफेस अ लिटिल बिट, मैंने अपने सरफेस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। तो डेफिनेटली एक तरीके से देखिए उसी फील्ड लाइन को आप लोग फ्लक्स बुलाएंगे। यू विल कॉल दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज अ फ्लक्स जो सरफेस के नॉर्मली है। ओके, सरफेस का एरिया को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए यू नो दैट वी ऑलवेज टेक एज अ एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं थोड़ा सा क्विक रहूंगा यहाँ पे। दैट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसे नॉर्मल वेक्टर भी बुलाते हैं, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो आप कौन सी वाली मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स बुलाएंगे? So we will call that magnetic field as a flux जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। किसके परपेंडिकुलर हो? सरफेस के परपेंडिकुलर हो, या फिर आप दूसरी भाषा में बुलाइए कि हम लोग we will call that magnetic field as a flux which is along the area vector। हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स कॉल करेंगे जो एरिया वेक्टर के साथ लगेगी। एरिया वेक्टर के साथ लगेगी तो डेफिनेटली सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यानी सेकंड केस में जहां पे हम लोगों ने सरफेस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो अब इसका एरिया वेक्टर डेफिनेटली यहां पे होगा, है ना? तो इसका एरिया वेक्टर तो इस तरफ हो गया क्योंकि यही इसके नॉर्मल है, बट मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल नहीं है। और हमारी मैग्नेटिक फील्ड और हमारे किसमें
एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया, लेट्स सपोज थीटा। सो व्हाट इज द थीटा स्टैंड्स फॉर हियर, एक बार डिफाइन कर लेते हैं। थीटा मींस एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट ब्रेक करने में हेल्प करो। तो एक कंपोनेंट अलोंग दी थीटा, कौन सा, cos, एंड वन कंपोनेंट विच इज नॉर्मल टू दैट, तो वो आपका साइन। तो अब आपके पास टू एरियाज हैं, नंबर वन a cos थीटा, नंबर टू a sin थीटा। तो हम तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स बुलाएंगे जो एरिया वेक्टर के साथ लगेगी। तो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड कौन से वाले एरिया वेक्टर के साथ है, cos एरिया वेक्टर के अलोंग है। तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड a cos थीटा के लिए फ्लक्स का काम करेगी, नॉट विद द a sin थीटा, क्योंकि a sin थीटा कहां है, a sin थीटा सरफेस के अलोंग है। ओके, सो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं हो सकती। सो इन दिस केस हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो काम करेगा, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लक्स की तरह बिहेव करेगी, कौन से एरिया के कंपोनेंट के साथ, cos। सो वी कैन से दैट magnetic flux, it is being depend upon B। पहली बात तो कि आपकी कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस से नॉर्मली पास होंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा वो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। बिकॉज यू ऑल नो दैट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ी थी, वैसी कौन सी वाली, दैट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको हमेशा आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। यानी द क्राउडनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव ऑलवेज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, क्राउड उतना ही ज्यादा होगा। क्राउड जितना ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी होंगी, और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी तो आप फ्लक्स उतना ही ज्यादा बुलाएंगे। The second factor on which the flux depend is horizontal component of area, a cos theta, यानी एरिया पे भी और थीटा पे भी डिपेंड करता है। So laterally you can say magnetic flux is being ba cos theta. When you remove the proportionality sign, there would be a constant. एंड प्रैक्टिकली यहां पे जो कांस्टेंट आता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी न्यूमेरिकली इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले को, वी कैन राइट द मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला एज अ BA cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अगर आपको रिमाइंड कर रहा हूं तो क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट वाज EA cos थीटा, यहां पे BA cos थीटा। सिंपल। देखो सिमिलैरिटी अब चलेगी, क्योंकि देखो मैग्नेटिक का बिहेवियर है, आई एम नॉट सेइंग दैट द प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, जो भी काम हो रहा है मैग्नेटिक में वो इलेक्ट्रिकल के बिल्कुल आइडेंटिकल है, नहीं है। बट मेजॉरिटी ऑफ चीजें मैग्नेटिक कैरेक्टर में वैसी ही हैं जैसी इलेक्ट्रिकल में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वही आपको मैग्नेटिक इफेक्ट बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि देखो चार्ज होगा तो ही करंट होगा, करंट होगा तो ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हम इसे एक कहानी की तरह देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज चार्ज जैसी होंगी, सारी नहीं बट बहुत सारी। ओके, और अगर आपको याद है तो कुछ बेसिक डिफरेंस हैं, जैसे डायरेक्शन को लेके। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में। इलेक्ट्रिक में पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होता नहीं, तो यूनिडायरेक्शनल है तो इलेक्ट्रिकल ओपन लूप बनाती थी, बट मैग्नेटिक क्लोज लूप। तो ये ऑलरेडी देखा जा चुका है। बट अदरवाइज जो फॉर्मुलेशंस हैं, जो हम लोगों ने बार मैग्नेट में एक कंपैरिजन स्टडी किया ना, एक साइड में इलेक्ट्रिकल और एक साइड में मैग्नेटिक, और हम इसे कंपेयर यानी तुलना करके पढ़ते रहे, यहां पे भी चीज वैसी ही आ रही है। ओके, सो इट इज बीइंग BA cos थीटा। B stands for magnetic field, A stands for area. दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। So you have two vectors along with the cos. तो ये प्रोडक्ट हुआ, बट कौन सा प्रोडक्ट हुआ? It would be your dot product. So B vector dot A vector. So the magnetic flux has in the form of vector, it is B vector dot A vector. क्लियर है? तो चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, छोटी छोटी लाइक SI यूनिट के बारे में बात करते हैं। सो SI यूनिट B टेस्ला, A
meter because it is being area. So its SI unit would be Tesla meter square, or its SI unit is also being the Weber. Okay, so the SI unit of magnetic flux can be written as Tesla meter square, or its SI unit can also be Weber, WB, capital W, small b. Got it? Okay, now let's talk about the dimension formula. So as usual, like the previous terms, जो भी हमारी पुरानी टर्म्स में मैं आपके साथ जैसे जैसे हम लोग नई टर्म कर रहे हैं, तो एक चीज जो मैं आप लोगों से चाहता हूं वो ये, दैट यू हैव टू बी एक्टिव फॉर दोज टर्म्स और दोज थिंग्स जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो चीज पढ़ चुके हैं उनमें आपका एक्टिवनेस ज्यादा होना चाहिए। तो डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग बनाएंगे, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, तो प्लीज आप लोग इसे बना के लिखेंगे। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन BQV sin थीटा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल से पिक करेंगे, एरिया का आपके पास है, प्लीज इसका डायमेंशन बनाएंगे। गॉट दैट पॉइंट? ओके, नाउ सिंस SI यूनिट हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला, लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज, सॉरी, इट इज बीइंग द नेचर। सो सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा कैसा होता है? स्केलर। So it is your scalar quantity, like the electric flux. So electric flux की तरह ये भी एक scalar quantity ही है। Okay, so this is the whole about what? Magnetic flux. ये हमारे लिए magnetic flux के बारे में सब कुछ जो हमें उसके बारे में जानना चाहिए था, and the things that we have to note it down about the magnetic flux. क्लियर? ओके, यहां से मैं आपको बस एक छोटा सा चीज और ऐड करवाना चाहूंगा, तो जिसको आप नोट या फिर अदर फॉर्म में ऊपर मार्जिन में लिख सकते हैं। सो हमारे पास फ्लक्स का यूनिट क्या आया? वेबर। अगर हम वेबर में जाएं तो फ्लक्स इज वेबर, मैग्नेटिक फील्ड B A cos थीटा, अगर आप ऐसे देखो। ओके, तो यहां से B यानी मैग्नेटिक फील्ड जो कि टेस्ला है, ओके, तो ये हमारा टेस्ला, this is your Tesla, this is your meter square। cos थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, तो वेबर इज ऑलवेज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो बताइए यहां से टेस्ला क्या आएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो यानी यू कैन से अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में when we introduce the magnetic field, जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने इसकी SI यूनिट लिखा टेस्ला, बट उसके अलावा भी बहुत यूनिट था, लाइक ओरिएस्टेड उसका एक वन ऑफ द यूनिट था, और सबसे इंपॉर्टेंट गॉस, जिसको लेके हमें कई बार न्यूमेरिकल्स में गॉस यूनिट देखा हुआ भी मिला और हम लोगों ने वहां पे सॉल्व भी किया। बट एक और यूनिट है जो अब से आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए मिल सकता है, एंड दैट यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद रखना इस बात को, समटाइम्स इट हैज बीन रिटन दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर मींस ही इज टॉकिंग अबाउट टेस्ला। तो 1 टेस्ला मींस 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड का एक ऐसा यूनिट हो सकता है। ओके, सो दैट इज द होल अबाउट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, एक न्यू टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जिसको लेके अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये एक नया इंडिपेंडेंट टर्म था जिसको हमें एनालाइज करना था, और हम लोगों ने इसे पढ़ लिया, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रिपीट थ्रू आउट द होल चैप्टर। नाउ लेट्स बैक टू द कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बता देता हूं। दिस इज बीइंग द ईयर नियर अबाउट 1831, तो सॉरी my mistake, it is being near about 1931, my mistake please. So in year of 1931 there was a scientist named as a Michael Faraday. Okay, इसके बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में थोड़ा सा सुना भी होगा। So Michael Faraday came up with one of the important conclusion and idea. तो माइकल फैराडे एक बेसिक आइडिया और एक कंक्लूजन के साथ सबके सामने आए, और कंक्लूजन और कॉन्सेप्ट क्या था पहले समझना। देखो हमारी स्टोरी लाइन यहां से शुरू हुई, क्या? वी हैव चार्ज, ओके, चार्ज है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यही चार्ज अगर मोशन में आ जाए
इफ दिस चार्ज इन मोशन, चार्ज इज इन मोशन, तो वहां पे क्या बनेगा, करंट बनेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस करंट, यही करंट रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमारी स्टोरी लाइन अब तक आ चुकी है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट था, ये हमारा सेकेंड यूनिट, ये हमारा थर्ड यूनिट। अब जो ये फैराडे के पास कॉन्सेप्ट आया इन 1931, सो बेसिकली फैराडे वाज अ ब्रिटेन साइंटिस्ट, तो वो ब्रिटेन के ही थे। तो जब उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, तो कॉन्सेप्ट क्या था उसे सोचना। फैराडे ने सोचा, इफ करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो चीज प्रूफ हो चुकी है, और ये सिडनी एक्सपेरिमेंटली हुआ, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। बायट सेविट्स ने हमें इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, और हम लोग पूरा चीज पढ़ के आ चुके हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि करंट है, तो करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। सो फैराडे के दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि एट दैट टाइम, इन दैट अर्ली 1900 में, और उससे भी पहले, जब भी हम लोग अपने सराउंडिंग को पढ़ने का कोशिश करते हैं, whenever we try to study our surrounding, तो हम एक चीज बहुत कॉमन पाते हैं हमारे सराउंडिंग में। We found one of the most important thing of the universe, एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे यूनिवर्स में और हमारे सराउंडिंग में बहुत कॉमन है, and that concept is symmetric behavior. It is your symmetric behavior. और इस बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए, बाय अंडरस्टैंडिंग और बाय रिमाइंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इन द माइंड, फैराडे, और इसके साथ साथ बहुत हिस्ट्री में ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं जिनका स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सिमेट्रिक बिहेवियर था। इफ आई रिकॉल इन द मॉडर्न फिजिक्स, अगर आप याद करें, तो हमारे पास ये चीज तो क्लियर थी कि एवरी वेव, हर वेव एक मैटर प्रॉपर्टी दिखाती है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था। बट उसके बाद यू रिमेंबर डी बॉगली नेम का एक साइंटिस्ट आया, जिन्होंने डी बॉगली वेवलेंथ और डी बॉगली वेव का कॉन्सेप्ट दिया था, जो ये बताया था कि हर मैटर के पास वेव है। तो उनका कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल क्या था, यही तो था कि भाई अगर वेव के पास मैटर प्रॉपर्टी है और यूनिवर्स सिमेट्रिक है, तो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं मैटर के पास भी वेव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो फैराडे भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलना शुरू हो गए। तो फैराडे ने फाउंड किया कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये यूनिवर्स सिमेट्रिक है, और जिसे होना ही चाहिए, जिस प्रिंसिपल को हम मान रहे हैं, तो अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो श्योरली इसका वाइस वर्सा शुड बी पॉसिबल, होना चाहिए। देयर मस्ट बी द वाइस वर्सा ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनना चाहिए, देयर शुड बी द प्रोडक्शन ऑफ करंट। यही एक ऐसा आइडिया था जिसने फैराडे को मोटिवेट किया टू वर्क ऑन दिस स्टेट। तो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इंड्यूस द करंट, इंडक्शन। इंडक्शन मतलब बनाना, बट किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक हेल्प से। इलेक्ट्रो मींस करंट, बनाएंगे वो भी मैग्नेटिक की हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो आज हम लोग या फिर इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा इस वाइस वर्सा, यानी इस बैक वाले रास्ते पे। अब तक हमारा फोकस था इस वाले रास्ते पे, क्या कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब हमारा कॉन्सेप्ट उल्टा चलेगा। अब हम क्या सोचेंगे इस चैप्टर में, थ्रू आउट हम ये प्लान करने की कोशिश करेंगे कि करंट कैसे बनेगा, और करंट को बनाने के लिए हमें मैग्नेटिक इफेक्ट को चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक की जिस पे हमें वर्क करना है, और जो फैराडे का आइडिया था वो क्लियर है, दैट वी आर गोइंग टू इंड्यूस द करंट बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और इसी आइडिया से फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो मैं आपके सामने जनरली फैराडेज एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपके सामने एक बार डिस्कस कर लेता हूं। Okay, it is not that much so high important from the point of view either of the CBSE or either of the any competition। जैसे हमारे प्रीवियस चैप्टर में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ऑरियस्टर का, बहुत बेसिक था। हाँ, सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी, बट कहते हैं ना उस चीज की शुरुआत कर दी थी। ऐसे ही फैराडे ने भी उस चीज का शुरुआत कर दिया था। तो चलिए उस शुरुआत को देखते कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो आइडिया क्लियर था। देखो,
ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट आपको मालूम है उसकी स्टोरी कि वो बाय मिस्टेकन था, वो गलती से हुआ था। एक्सपेरिमेंट था, साइड में कंपास था, कंपास ने डिफ्लेक्शन दिखा। तो यानी ओरिस्टेड के दिमाग में पहले से प्री आइडिया या प्री सेटेड कॉन्सेप्ट नहीं था कि पहले से माइंड सेट हो कि ओके मुझे करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट बनाना है, वो बन गया। बट जब फैराडे अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ प्रोसीड किए तो उनके दिमाग में क्लियर था दैट मुझे करंट बनाना है और वो भी मैग्नेटिक से, और बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में आइडिया क्लियर था कि सिमेट्रिक बिहेवियर को मान के चल रहा हूं। तो व्हाट ही हैज टेकन एन गैल्वेनोमीटर। उन्होंने गैल्वेनोमीटर लिया जो आपको करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देगा, एंड ही कनेक्टेड दैट गैल्वेनोमीटर विद अ सर्कुलर कॉइल। उन्होंने एक सर्कुलर कॉइल यानी एक सर्कुलर वायर के साथ गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। मतलब एक एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर, वन टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर से आपने दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। बट इस कनेक्शन में देयर इज नो सोर्स ऑफ एनी करंट। करंट का कोई सोर्स नहीं है, मतलब कोई बैटरी नहीं है, कोई अदर फॉर्म, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से करंट बन सके। तो डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन नहीं दिखाना चाहिए। तो ये तो वो सेटअप हो गया जिसमें हम करंट को ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारा मकसद क्या है कि हम लोग करंट बनाना चाहते हैं, मतलब मैं फैराडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं दैट कि वी वांट टू क्रिएट द करंट बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से मिलेगी। तो ये ले लिया हम लोगों ने एक बार मैग्नेट। सो वी हैव टेकन अ बार मैग्नेट, जैसा फैराडे ने किया हमने भी वैसा ही किया। तो कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे पास एक कॉइल है और हमारे पास एक मैग्नेट है। अब फैराडे ने पूरा सेटअप कर दिया कि भाई ये कॉइल है, इसमें करंट बनेगा तो गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन दिखा देगा, और मैग्नेटिक फील्ड से बनाना है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लिया। ओके, फैराडे ने कॉइल रख दिया, मैग्नेट रख दिया, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग द करंट टू बी प्रोड्यूस। अब वो करंट प्रोड्यूस होने के लिए एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि करंट बन जाए, बट there was no current, there was no deflection shown by the galvanometer, यानी करंट नहीं बना। फैराडे was totally disappointed कि यार सेटअप तो होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स अगर सिमेट्रिक है और फिजिक्स के हर ब्रांच में या फिर कहीं और भी जाते हैं तो सीधी सी बात है, ये जो सिमेट्रिक लॉ है ये यूनिवर्सल है, हर जगह लग रहा है, हर जगह सिमेट्रिक बिहेवियर। अगर A = B है तो B = A होगा, कैसे ना कैसे। तो अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनना चाहिए। बट सेटअप हुआ, बट देयर वाज नो करंट, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। तो फैराडे वाज डिसअपॉइंटेड। बट सडनली फैराडे थॉट अ वन सिंगल पॉइंट। फैराडे के दिमाग में एक आइडिया आया और एक पॉइंट आया। पॉइंट ये था कि माइट बी आई हैव टेकन अ मैग्नेट वेरी फार अवे फ्रॉम द कॉइल। तो फैराडे के दिमाग में आया कि शायद मैंने मैग्नेट को कॉइल से बहुत दूर रख दिया। आप ऑब्वियस ही बात है, ये तो आप जानते हैं कि मैग्नेट जितना दूर होगा, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जितना दूर होगा और आप उससे जितना दूर होंगे, यानी सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, बिकॉज वी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। तो सीधी सी बात है, तो उन्हें लगा कि शायद माइट बी आई हैव टेकन अ मैग्नेट वेरी फार अवे, मैंने मैग्नेट को कुछ ज्यादा ही दूर ले लिया, इसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक नहीं हो रहा होगा, और अगर हो भी रहा होगा तो बहुत वीक होगा, जिससे करंट बहुत स्मॉल बनेगा, जो मेरा गैल्वेनोमीटर इज नॉट पॉसिबल और इज नॉट एबल टू डिटेक्ट दैट करंट। तो क्या करे भाई, उन्होंने मैग्नेट को आगे की तरफ शिफ्ट किया। ही फॉरवर्डेड द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, और जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को कॉइल की तरफ शिफ्ट किया, ही फाउंड, उन्हें क्या पता चला कि आपका जो पॉइंटर था जो कि स्ट्रेट था, that pointer get deflected towards the left hand side। तो जैसे ही आप लोग नॉर्थ पोल यानी मैग्नेट को पास लाए, आपके गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। He was very happy that without using any source, मैंने कोई बैटरी का सोर्स नहीं किया, बट मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड को लिया जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे करंट बन गया, और जिस कॉन्सेप्ट पे वो वर्क करना चाहते थे, कॉन्सेप्ट वाज सक्सेसफुल, जिस आइडिया पे लेना चाहते थे, और मैग्नेट को उन्होंने बिल्कुल पास लाके रख दिया। ऑब्वियसली बात है, पास लेके आ रहे थे, एंड ही प्लेस द मैग्नेट वेरी नियर टू द कॉइल। यही तो था आइडिया।
पर जैसे ही उन्होंने नियर टू द कॉइल उन्होंने स्टॉप किया, मैग्नेट को पास दूर से पास लाए तो करंट बनना, ही वाज हैप्पी, और उन्होंने मैग्नेट को पास लाके छोड़ दिया, ही लेफ्ट द मैग्नेट नियर टू द कॉइल। और जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को वहां पे लेफ्ट किया, गैल्वेनोमीटर फिर से जीरो पे आ गया। तो गैल्वेनोमीटर फिर से जीरो। नाउ ही वाज अगेन कंफ्यूज कि मैग्नेट तो पास आ चुका है, तो फिर करंट क्यों नहीं बन रहा? और बट बना था बीच में, बट वो कब बना? जब आप पास लेके आ रहे थे, तो नहीं बना। तो उन्होंने बोला चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, तो वो मैग्नेट को फिर से पीछे की तरफ लेके गए। ओके, तो मैग्नेट को जैसे ही पीछे की तरफ लेके गए, गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन दिखाया, बट दिस टाइम galvanometer shows the deflection towards right hand side. Means this time the deflection shown by the galvanometer was exactly opposite to the previous deflection. तो उन्हें लगा ये क्या हुआ, उन्होंने फिर वहां पे बाहर जाके दूर जाके छोड़ दिया। जैसे उन्होंने दूर जाके मैग्नेट रखा, फिर से नई डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। पास लेके आए तो लेफ्ट की तरफ लेके आ रहा है, दूर लेके जा रहे हैं तो राइट की तरफ। पास रख देते हैं, इफ यू स्टॉप द मैग्नेट नियर तो भी करंट नहीं है, अगर दूर रख देते हो तो भी नहीं है। तो इसका मतलब करंट बन कब रहा है, आप खुद एनालाइज कीजिए। व्हेन, व्हाट वाज द स्पॉट, वो कौन सा स्पॉट था जहां पे करंट बन रहा था? चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में बन रहा हो, बट बन कब रहा था? कब बन रहा था? व्हेन वी आर मूविंग द मैग्नेट आइदर टुवर्ड्स द कॉइल और आइदर अवे फ्रॉम द कॉइल। यानी करंट तभी बनता हुआ फैराडे को मिला जब आप मैग्नेट को या तो उसके पास लेके जा रहे थे या उससे दूर लेके जा रहे थे। अब मैग्नेट को पास लाने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा क्वांटिटी होगा, अगर आप मैग्नेट को अपने पास लेके आते तो क्या चीज चेंज होगी? डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू चेंज? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड लगता है। और जब हम दूर लेके जाएंगे तो भी क्या चीज चेंज होगी? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, वो बात अलग है, जब आप पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि सेपरेशन कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम होगा। तो कहने का मतलब है करंट कब बन रहा है? करंट तभी बन रहा है जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो। किसको चेंज कर रहे हो? बी को। सो आई इज गोइंग टू इंड्यूस when what B changes। ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया और जो उन्हें कंक्लूजन मिला उनके एक्सपेरिमेंट से, दैट कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा करंट बनेगा। हाँ, पहले बढ़ा रहे थे तो करंट लेफ्ट में था, घटा रहे थे तो करंट राइट में था। तो डायरेक्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए इंडक्शन पे बात कर देते हैं। तो ठीक है, तो करंट इंड्यूस होगा कब? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो अभी अभी हम लोग एक टर्म पढ़ के आए हैं, क्या? बी ए कॉस थीटा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज होता है तो इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कंक्लूजन सिंपल निकल गया और अब एक सीधा सा स्टेटमेंट बन गया कि करंट कब इंड्यूस होगा, करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। ओके, बट ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अगली बार उन्होंने थोड़ा और चीज पे डिस्कस किया, क्या? कि जब वो मैग्नेट को पास लेके आ रहे थे तो अब उन्होंने, ऑब्वियसली बात है, जब आप एक एक्सपेरिमेंट में एक रिजल्ट पा लेते हो तब आप उस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करते हो, ये चेक करने के लिए कि क्या उस रिजल्ट में कोई वेरिएशन आ रहा है। तो लेट्स सपोज जब वो उस मैग्नेट को धीरे धीरे आगे लेके आ रहे थे तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट दिखा, धीरे धीरे पीछे लेके जा रहे थे तो भी 1 एम्पियर करंट दिखाया, बट राइट साइड में दिखाया। तो इसका मतलब चाहे आप आगे लेके आओ चाहे पीछे, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, करंट तो बनेगा। कितना? 1 एम्पियर बन गया मान लीजिए। अगली बार नेक्स्ट टाइम उन्होंने मैग्नेट को फॉरवर्ड किया, बट दिस टाइम उन्होंने मैग्नेट को कुछ ज्यादा ही स्पीड से फॉरवर्ड किया। उन्होंने बहुत स्पीड से मैग्नेट को आगे की तरफ ले गया, और जब वो पीछे लेके गए तो भी उसी स्पीड से पीछे लेके गए। तो इस बार उन्होंने क्या किया? जब मैग्नेट को आगे लेके आए तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज हुई, बट स्पीड है यानी वेलोसिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहां से यहां आने में टाइम कम लगेगा।
तो इसका मतलब आपको जब अगली बार जब उन्होंने स्पीड से किया तो करंट उन्हें 3 एम्पियर मिला। तो यानी कहने का बात यह है कि जितना जल्दी उनके सामने एक और चीज आई कि जितना जल्दी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। तो यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी करना है, बट उसका चेंज होने का जो रेट है वो भी ध्यान में रखना है। यानी आपको टाइम कम से कम लगाना पड़ेगा ताकि आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ला सको, और इसी वजह से फिर उन्हें करंट मिला। तो सीधा सा बात है, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। जब पास ला रहे थे तो मिला, दूर लेके जा रहे थे तो मिला। अगर पास लाके लेफ्ट कर दिया तो कोई करंट नहीं, दूर ले जाके अगर पॉज कर दिया या रेस्ट पे ले गए तो भी नहीं। यानी करंट तभी बनेगा जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर विद द एक्सपेरिमेंट? ओके, तो ये बस एक सेटअप था। तो इस सेटअप को आप लोगों ने देखा, और इस सेटअप के रिजल्ट के बेसिस पे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने देखा, और उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फैराडे के कंक्लूजन्स बाहर आए, जिनको आज हम लोग फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई बुलाते हैं। ओके, क्या बुलाते हैं? फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई। तो सबसे पहले चलिए इसी टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। तो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन फ्लक्स के बाद बनाएंगे सब। ईएमआई क्या है? व्हाट इज ईएमआई? ईएमआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या है ये? इट इज द प्रोसेस और फिनोमेना ऑफ inducing the current in coil by changing the magnetic flux linked with the coil, by changing the magnetic flux linked with coil। यानी कॉइल के रिस्पेक्ट में अगर आप फ्लक्स चेंज करते हो, क्या चेंज करते हो? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। अगर आप ये चेंज करते हो, जो कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से हुआ, यहां पे तो ऐसे ही हुआ, तो वहां पे कॉइल में क्या बनेगा? करंट। तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से, तो फैराडे जो सोच के चले थे लगभग रिजल्ट वैसा मिला, बट थोड़ा सा चेंज हुआ। फैराडे ये सोच रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड करंट बनाएंगे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ने करंट नहीं बनाया, यहां पे करंट किसने बनाया? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने करंट बनाया। चेंजिंग, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ही करंट बनेगा। तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, बट ऑब्वियस ही बात है, बनाना चाहते थे करंट, वो बन गया। और यहां से उन्होंने अपने रिजल्ट को लॉज की फॉर्म में रखा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, लॉ नंबर 1। तो लॉ नंबर 1 व्हाट डज इट से? पहले एक बार लिखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। लॉ स्टेट्स दैट whenever magnetic flux linked with coil changes, जब भी आपकी कॉइल के रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज होगा, then there will be induction of EMF। क्या बनेगा वहां पे? EMF। तो फैराडे ने यहां से थोड़ा सा बदलाव किया। क्या बदलाव किया? बदलाव ये किया कि ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों ने जो गैल्वेनोमीटर लगाया था वो तो हमें करंट ही डिटेक्ट करेगा, बट एक कॉमन सेंस और एक सोचने वाली बात है कि किसी भी कॉइल के अंदर जो करंट बनता है वो बिकॉज ऑफ ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बनता है। तो जब तक आप लोग किसी भी कॉइल में ईएमएफ यानी वोल्टेज ही नहीं दोगे तो आप करंट नहीं बना सकते, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक करंट नहीं हो सकता। तो उन्होंने इसे सिमिलैरिटी में थोड़ा और तोड़ा कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक कॉइल में क्या बनेगा? ईएमएफ। हाँ, अब ये तो आप जानते हैं, अगर किसी भी कॉइल में ईएमएफ है यानी वोल्टेज है तो करंट तो होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो वो तो लग जाएगा। बट उन्होंने स्टेटमेंट को कुछ ऐसे लिखा कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में ईएमएफ बनेगा, एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ will long last
till the magnetic flux is changing। ये तो आपने भी देखा कि गैल्वेनोमीटर करंट तब तक दिखा रहा था जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड यानी बी चेंज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। यानी कहने का मतलब है करंट तब तक बनता रहा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहा। और करंट क्यों बनता है? ईएमएफ की वजह से। तो उन्होंने यही लिख दिया कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, और वो ईएमएफ तब तक लॉन्ग लास्ट रहेगा, यानी तब तक रहेगा कॉइल में जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा आपका ईएमएफ भी बनना बंद। यानी यही हमारा फर्स्ट लॉ है। नाउ ही टॉक अबाउट द सेकंड लॉ। अब उन्होंने सेकंड लॉ को अपने को रखा। तो सेकंड लॉ यही बात बताता है, बट वो न्यूमेरिकली बताता है दैट the amount of induced EMF, amount of induced EMF, यानी फर्स्ट लॉ बताता है कि EMF कब बनेगा और कब तक रहेगा। सेकेंड लॉ बताता है कि कितना बनेगा, how much। so what is the amount of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। यानी आपका ईएमएफ कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स। E stands for EMF, D phi चेंज कितना हो रहा है ना, तो D तो यूज करेंगे, so it represents change in flux with respect to change in time। जैसे मैंने आपसे बात की ना, उन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट मैग्नेट को आगे पीछे लेके आना, उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में टाइम फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया। यानी उन्होंने उसकी स्पीड को कभी ज्यादा रखा और उन्होंने कभी उसकी स्पीड को कम रखा, यानी टाइम मैटर्स अ लॉट। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास ईएमएफ का क्या फॉर्मूला आया? d phi by dt डायरेक्टली। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा, so it would be something constant d phi by dt, and here that constant is always 1, so what is that EMF induced? d phi by dt। तो कितना वोल्टेज बनेगा? d phi by dt। किससे बनेगा? थ्रू दैट कॉइल, उस एक कॉइल से। तो अगर हम लोग इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स कर दें, so let for n टर्न्स, तो आपका नेट ईएमएफ क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है n टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपके एक कॉइल में 1 वोल्ट बन रहा है, ऐसे ही आप लोगों ने 10 कॉइल लिखी, तो जब आप एक कॉइल की बात करते हो जो आपस में कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली वो सीरीज में कनेक्टेड होंगी, फर्स्ट देन सीरीज में सेकंड थर्ड। तो अगर आपकी फर्स्ट कॉइल से 1 वोल्ट बना है तो ईच कॉइल 1 वोल्ट बनाएगी, और अगर ईच कॉइल 1 वोल्ट बनाती है और आप सीरीज में हो तो सीरीज में वोल्टेज ऐड होती है। तो इसलिए हमारा नेट ईएमएफ n टाइम्स ऑफ d phi by dt। तो हमारे पास करंट कितना बनेगा? सो वी ऑल नो दैट ईएमएफ है तो करंट है, तो I इज इक्वल टू E बाय R, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से आया था। तो हमारे पास I का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? n बाय R rate of change of flux, where flux phi is equal to क्या होता है? BA cos theta। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Clear? So these are the first important formulas for this chapter. Important, and you can say that this is the backbone of this chapter। इस चैप्टर का पूरा बैकबोन ही है ये। यानी ये चैप्टर में इन फ्यूचर जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे, जब आप कोई डेरिवेशन देखेंगे, आपके हर डेरिवेशन की शुरुआत ऑब्वियसली बात है इसी कॉन्सेप्ट से। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ही बिलोंग इस कॉन्सेप्ट पे रह रहा है कि हमें इस चैप्टर में करंट को इंड्यूस करना है फ्लक्स को चेंज करके। तो डेफिनेटली फैराडे का यही लॉ आगे चलता जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी चलता रहा तो सब कुछ कहीं ना कहीं ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ से चलता रहा। मैग्नेटिक है तो बायट सेविट्स, ओके, और उसी ने हमें मैग्नेटिक फील्ड के आगे फर्दर फॉर्मूलेज देते गए। So in that way we can conclude the first important topic of the EMI means the Faraday laws of EMI।
फैराडे लॉज, जब भी आप फैराडे लॉ आपसे पूछे जाएं प्लीज दोनों लिखने हैं। जैसे किरचॉफ लॉ थे दोनों ही आएंगे, यहां पे भी दोनों ही आएंगे। क्लियर है? So please note it down. Firstly, the definition of EMI, after the magnetic flux, then both the laws with the formulas. Please note it down quickly. Done? Okay. Now, अब ये चीज तो क्लियर हो गया कि हम लोग करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। We can induce the current without using the battery. किसी भी बैटरी या सेल को यूज किए बिना भी हम लोग करंट बना सकते हैं। और तरीका क्या है? करंट बनाने के लिए हमें फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब सवाल उठता है, ये तो पता चल गया कि ईएमएफ कितना बनेगा, इट वुड बी n टाइम्स ऑफ d phi by dt। इतना ईएमएफ बनने वाला है, इतना वोल्टेज बनने वाला है, और ईएमएफ बनेगा तो करंट भी बनेगा, I is equal to E by R। तो डेफिनेटली करंट कितना बनेगा, E by R। मैं बार बार E की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, यहां पे लिख दिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस डायरेक्शन। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि देखो करंट की डायरेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो आप जानते हैं कि इंस्पाइट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन करंट स्केलर है, बट करंट की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है हमारे लिए। तो अब हमें उस करंट की डायरेक्शन को देखना है। तो जब हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट को कंप्लीटली एनालाइज किया तो हमें फैराडेज के लॉज, फैराडेज के स्टेटमेंट, फैराडे की ऑब्जर्वेशन या उसके कंक्लूजन्स में कोई भी ऐसा हिंट या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिला जिसमें हम ये कंक्लूड कर सकते कि जो भी करंट हमने इंड्यूस किया है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यानी फैराडे ने हमें लॉ दिया, हमें बताया कि करंट कैसे बन सकता है, कब तक बना रहेगा, and most importantly he also gives us the formula that how much current it would be there, but in what direction the current would be there इसका कोई आइडिया नहीं था। तो इस चीज को फॉरवर्डली बात करने के लिए आफ्टर सम टाइम there was a next scientist named as Lenz, L-E-N-Z। लेंजिस was the scientist जो इसके बाद यानी फैराडे के बाद फॉरवर्ड आए और उन्होंने फैराडे के लॉस में और फैराडे के कॉन्सेप्ट में जो एक छोटा सा लैक था, एक छोटी सी जो कमी थी, कौन सी? डायरेक्शन की जो कमी थी, उस कमी को उन्होंने ओवरकम करने का ट्राई किया। तो चलिए अब लेंजिस के लॉ को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो लेंजिस ने कुछ अलग नहीं किया, लेंजिस ने फैराडे के एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट ही किया। तो करते एक बार रिपीट। तो भाई ये आपकी कॉइल, ठीक है, इन दैट कॉइल वी हैव नॉर्थ एंड वी हैव साउथ। तो पहले वो नॉर्थ को पास लेके आए, मतलब मैग्नेट को पास लेके आए, बट कैसे पास लेके आए? ऐसे पास लेके आए कि नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आ रहा था, नॉर्थ पोल इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दी कॉइल। और जब उन्होंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन देखी, he found that the direction of current is in anti-clockwise। तो करंट की डायरेक्शन कैसे मिली? एंटी-क्लॉकवाइज। और ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा कि अगर करंट एंटी-क्लॉकवाइज घूमता है तो आपका वहां पे कौन सा मैग्नेटिक पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। तो देखो नॉर्थ को पास लेके आया मैं, तो करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मिला, गैल्वेनोमीटर ने आपको लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाया। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अब अगर हम ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट में एक बार वापस से जाएं, यानी प्रीवियस यूनिट में वापस से जाएं, तो वहां पे हमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, तो अब इस कॉइल में क्या बन चुका है? करंट बन चुका है। तो डेफिनेटली इस कॉइल में क्या होगी? इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब सवाल है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आपका पोल कैसा होता है? नॉर्थ पोल। डन है? तो पहला चीज उन्होंने ये देखा, क्या? कि नॉर्थ पोल अगर कॉइल की तरफ आ रहा है तो कॉइल में करंट कुछ इस तरीके से सेट हो रहा है कि सामने भी नॉर्थ पोल है, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया। दिस टाइम ही टेक अवे द मैग्नेट फ्रॉम द कॉइल। इस बार उन्होंने मैग्नेट को कॉइल से दूर लिया, ठीक है, नॉर्थ पोल को दूर लेके गए, और इस बार उन्हें जो करंट मिला गैल्वेनोमीटर से वो क्लॉकवाइज में मिला। और क्लॉकवाइज मतलब आपका करंट
या आपका जो करंट बन रहा है कॉइल में वो कौन से पोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? साउथ। ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी फिर से बता देता हूं। एंटी क्लॉकवाइज करंट मींस नॉर्थ पोल। ओके, सेकेंडली फिर से लिख देता हूं दैट क्लॉकवाइज करंट मींस साउथ पोल। इस बात को याद रखिए, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। ओके डन। उन्होंने अगली बार एक्सपेरिमेंट को फिर से ट्विस्ट करके किया कॉइल, एंड इन दैट कॉइल इस बार उन्होंने साउथ को मैग्नेट कॉइल की तरफ फेस किया और टुवर्ड्स लेके आए, और जब साउथ को इसकी तरफ लेके आए तो आपके पास करंट फिर से क्लॉकवाइज में मिला। कैसा मिला? क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मतलब आपका पोल फिर से साउथ पोल था। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली बात है साउथ को लेके आए, अगली बार उन्होंने मैग्नेट को उठाया और उस साउथ पोल को कॉइल से दूर लेके गए, और जब दूर लेके गए तो करंट एंटी क्लॉकवाइज में मिला और वो नॉर्थ पोल। सो द 4 ऑब्जर्वेशन, ये जो 4 तरीके की ऑब्जर्वेशन मैंने आपको रखी, और यही कर सकते हो आप लोग, या तो नॉर्थ को पास लेके आ सकते हो, या नॉर्थ को दूर लेके जा सकते हो, या साउथ को पास लेके आओ या साउथ को दूर लेके जाओ। अब लेंजेस ने चारों सेटअप दोबारा किए, चारों की ऑब्जर्वेशन सामने रखी और चारों को एक रिलेशन में डालने का कोशिश किया। ये सोचा कि क्या ऐसी चीज है जो चारों में कॉमन है। तो ध्यान से, नॉर्थ पोल आगे आ रहा है तो सामने क्या बन रहा है? नॉर्थ। तो वो उसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा का मतलब आप कहां आना चाहते थे? आगे, तो वो आपको आगे नहीं आने देगा। ठीक है, इधर जाइए। नॉर्थ पोल कहां जा रहा है? वेयर इज द नॉर्थ पोल इज मूविंग? नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से दूर जा रहा है। कॉइल से जब दूर गया तो यहां पे बना साउथ पोल। साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी आप कहां जाना चाहते थे? दूर, बट आपको अट्रैक्ट करके दूर नहीं जाने देगा। फर्स्ट केस में पास आना चाहते थे तो पास नहीं आने दिया, दूर जाना चाहते थे तो दूर भी नहीं जाने दिया। नाउ आई नेक्स्ट, इस बार साउथ पोल पास आ रहा है, तो जब साउथ पोल फॉरवर्ड यानी टुवर्ड्स द कॉइल आ रहा है तो वहां पे फिर से क्या बना? साउथ पोल बना। साउथ विल रिपेल द साउथ, यानी आपको फिर से पास नहीं आने देगा। साउथ दूर जा रहा था तो उसे दूर भी नहीं जाने दिया और अपने पास अट्रैक्ट करके रख लिया। यानी कहने का मतलब है, आप इनमें से कोई भी काम कीजिए, आप कोई भी या किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कीजिए, हर बार एवरी टाइम द करंट इंड्यूस इन द कॉइल, हर बार जो कॉइल में करंट इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप जो भी करना चाहते हैं आपको उसके अपोज करेगा। आप नॉर्थ पोल पास लाना चाहते हैं तो आपको नॉर्थ पोल पास नहीं लाने देगा, उसे रिपेल करेगा। अगर आप नॉर्थ को दूर लेके जाना चाहते हो तो दूर भी नहीं लेके जाने देगा। साउथ पास लाना है तो पास भी नहीं आओगे, दूर भी नहीं जाओगे। अब इसके पीछे लेंजेस ने कॉन्सेप्ट क्या दिया कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है यूनिवर्स। आपने सोचा अभी तक ड्यूरिंग द होल लेक्चर कि हम लोग बस मैग्नेट को पास ला रहे हैं और करंट बन रहा है। करंट इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने कभी सोचा कि हम तो मैग्नेट को पास लाए और अपने आप करंट बन गया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो अपने आप बन गई ना। तो ये तो टोटली वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप कॉइल में इंड्यूस हो रही है। तो लेंजेस ने कॉन्सेप्ट दिया कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे हर बार एवरी टाइम जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कुछ इस तरीके से इंड्यूस हो रहा है कि वो जो भी आप बनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आप लोग वो करंट बनाने की कोशिश करते हो, हमेशा वो उसे अपोज करेगा। अपोज क्यों करेगा? लेंजेस ने ये बताया, इसलिए करेगा कि अगर ये नॉर्थ को पास नहीं आने देता बट आप उसे पास लेके जाना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू वर्क अगेंस्ट दैट अपोजिशन। आपको उस अपोजिशन के खिलाफ काम करना पड़ेगा। काम करने को पड़ेगा मतलब आपको अपनी मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जितना मैकेनिकल एनर्जी आप मैग्नेट पे खर्च करोगे उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे बनेगी।
तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप बन रही है। नो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट क्रिएटिंग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग जस्ट ओनली ट्रांसफरिंग और इट being transforming from the mechanical energy जो आप यहां पे खर्च कर रहे हो, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आगे जाके उस पे बनेगी। जब तक आप मैकेनिकल एनर्जी यहां पे खर्च करते रहोगे तब तक आप मैग्नेट को मूव करते रहेंगे। जब तक आप मूव करते रहोगे तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक करंट बनता रहेगा। और जब तक करंट बनेगा वो हमेशा आपको अपोज करता रहेगा। वो ये कहेगा कि फ्री फोकट में करंट नहीं बनाना है। वो यही बोलेगा कि फ्री फोकट में एवे ही करंट नहीं मिल सकता। अगर आप करंट को चाहते हो, इफ यू वांट द करंट टू बी प्रोड्यूस, आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मतलब आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ से, यहां पे हम लोग कर रहे थे, अब ये काम अगर हम किसी मशीन से करवाएं या कहीं से भी करवाएं, बट हमें एक्सटर्नल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मैकेनिकल एनर्जी मूव करना है ना, और अगर हम मैकेनिकल एनर्जी खर्च करेंगे तो ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे जाके बनेगी। यही लेंजेस का कॉन्सेप्ट था। तो क्या मिली डायरेक्शन, और लेंजेस ने अपनी डायरेक्शन के कंक्लूजन को रिजल्ट में रखा। क्या? लेंजेस लॉ स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट द करंट विल इंड्यूस इन द कॉइल। कहां पे बनने वाला है? कॉइल में। इन सच अ मैनर दैट इट always opposes its cause of production। हमेशा वो किसको अपोज करेगा? उस चीज को अपोज करेगा जिसकी वजह से आप लोग करंट बनाने जा रहे हो। यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए हमें मैग्नेट को मूव करना पड़ेगा। अब वो हमेशा कुछ इस तरीके से बनेगा कि वो आपके मैग्नेट को मूव ही नहीं होने देगा, हमेशा अपोज करेगा। यानी पास लाओगे तो पास नहीं आने देगा, दूर ले जाने की कोशिश करोगे तो दूर भी नहीं ले जाने देगा, हमेशा उसके अपोज। क्यों करेगा वो बता दिया कि अपोज इसलिए करेगा ताकि अगर आप पास चाहते हो या दूर लेके जाना चाहते हो, दोनों ही केस में आप अपनी एनर्जी खर्च करो, क्योंकि आपको अपोज करेंगे तभी तो आप एनर्जी खर्च करोगे। और जब आप यहाँ पे अपनी मैकेनिकल एनर्जी खर्च करोगे, वही मैकेनिकल एनर्जी सामने वाले कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी या वहां पे बनेगी। हाँ, इन फ्यूचर हम लोग इन दोनों एनर्जीज को इक्वल यानी मैग्नीट्यूडली प्रूफ कर देंगे कि जितना मैंने मैकेनिकल एनर्जी खर्च किया उतना ही सामने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना। हम ये प्रूफ करेंगे, बट यहाँ पे अभी के लिए थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं दैट व्हाटएवर बी द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट बाय अस, जो भी मैकेनिकल एनर्जी, जो भी मैकेनिकल वर्क हम लोग करेंगे मैग्नेट पे, वही रिस्पॉन्सिबल है आगे इलेक्ट्रिकल बनाने में। और यहीं पे उन्होंने कहा कि हमेशा करंट बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो कब बनेगा वो फैराडे ने बता दिया कि फ्लक्स चेंज होगा। कब तक रहेगा? जब तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। कितना बनेगा ये भी फैराडे ने बता दिया। बस एक चीज का कमी था, वो ये था कि कहां पे किस डायरेक्शन में बनेगा, और उस डायरेक्शन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें दे दिया लेंजेस ने। उसने कहा बनेगा बट हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगा कि जो भी उसे बनाने वाला है, जो भी उसका कॉज ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अपोजिटली काम करे। क्लियर है? सो दिस इज द लेंजेस लॉ। और लेंजेस लॉ में हमें यह पता चला कि जो भी करंट बना वो कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट, इसलिए उन्होंने लेंजेस ने फैराडे के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ही मॉडिफाइड द फॉर्मूला लिटिल बिट एंड ही यूजेस द नेगेटिव साइन हियर। कौन सा साइन यूज किया? ही यूजेस द नेगेटिव साइन वेयर इट implies that induce, आप ईएमएफ बुलाइए या करंट बुलाइए, क्योंकि ईएमएफ होगा तो ही आगे जाके करंट होगा, तो उन्होंने ईएमएफ के फॉर्मूले में नेगेटिव लगा दिया कि इट implies that induced EMF is always opposes its cause of production। नेगेटिव साइन केवल ये बताने के लिए है
कि आपका जो करंट इंड्यूस हुआ है वो कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट है, ये बताने के लिए। तो यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव नहीं है क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसा भी नहीं है कि ये अगर नेगेटिव हुआ तो करंट भी नेगेटिव आएगा। बस नेगेटिव साइन इट इज जस्ट ओनली यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन, और वो ये थी क्या थी आपका कि ईएमएफ हमेशा कॉज ऑफ प्रोडक्शन के बिल्कुल अपोजिटली ही बनेगा। सो दिस इज योर लेंजेस लॉ जो हमें यहाँ पे डील करना है। क्लियरली? ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ये चारों केस बना के देख लेना ताकि आपको आइडिया हो सके। वैसे इनमें से जब भी लेंजेस पूछा जाए तो आप कोई एक ही ड्रॉ करके दे सकते हो। ओके, ये बस ये समझाने के लिए था, और ये भी प्रूफ करता है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी भी काम कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सम न्यूमेरिकल्स। तो चलिए अब आने वाले, ऑब्वियसली बात, हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज इकट्ठे कर लिए हैं लेंजेस के ऊपर, मतलब फैराडे के ऊपर। तो फैराडे के लॉज पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इन द असाइनमेंट मींस एज यूजुअल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोगों को अवेलेबल होगा। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल होने वाले हैं। तो जैसे अगर मैं आपको ओवरव्यू या फिर फॉर्मूलेज का ओवरव्यू दे देता हूं तो सीधा सा बात है, ईएमएफ इंड्यूस अब हमारे लिए कितना है, NdΦ/dt। ओके, क्योंकि ये डायरेक्शन भी इंक्लूड करता है। बट अगर आप लोग ओनली मैग्नीट्यूड पढ़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्टडी ओनली मैग्नीट्यूड, कितना बना, डायरेक्शन से कोई मैटर नहीं है, तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हो, NdΦ/dt। ओके, एंड करंट के बारे में बात करूं तो करंट इज इक्वल टू E/R। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो सिंपल है। देन अब जो इंपॉर्टेंटली है वो है फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा। तो अब आप कैसे भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप ईएमएफ को यूज करते हो, E इज इक्वल टू NdΦ/dt। dφ का मतलब चेंज इन फ्लक्स। अब आपके पास न्यूमेरिकल देखो अलग तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सिंबल है dφ/dt, तो अगर इसे मैथमेटिकली देखें तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो शायद मैं आपको फ्लक्स का ओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दूं, दे सकता हूं कि फ्लक्स टाइम का फंक्शन है, और फिर आप उसे डिफरेंशिएट कर लो, और फिर मैं आपको बोलूं यार इतने सेकंड में निकालना है ईएमएफ, तो आप वो भी कर सकते हो। समटाइम्स फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब देखो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा। फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है, क्या पता बी चेंज हो रहा हो। अगर बी चेंज हो रहा है तो एरिया कांस्टेंट है और थीटा कांस्टेंट है, तो दोनों डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, डीबी बच जाएगा। क्या पता एरिया चेंज हो रहा हो तो बाकी अदर, और क्या पता थीटा चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब वो अंदर रह जाएगा। तो ये आपको देखना है कि क्या चीज चेंज हो रही है। अगर एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए एरिया चेंज हो रहा है तो Nd/dt फॉर एन एग्जांपल BA cos थीटा। क्या चेंज हुआ, मान लीजिए आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, पता चला कि एरिया चेंज हो रहा है, तो एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बन सकता है। वो हम और देखेंगे कि फ्लक्स कैसे भी चेंज हो सकते हैं। बट अगर एरिया चेंज हो रहा है तो B बाहर आ गया, cos थीटा बाहर आ गया, तो क्या बच गया dA/dt। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। सो देयर आर सम न्यूमेरिकल्स, फ्यू न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जिनमें आप लोग इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज करोगे। अगर आप डायरेक्शन के साथ जाते हैं तो यहाँ, और अगर मैग्नीट्यूड जाते हो तो साइन यूज मत कीजिए, करंट और फ्लक्स, सिंपल। अब आपको बस प्लेस करना है, न्यूमेरिकल को रीड करना है एंड गो विद द न्यूमेरिकल। क्लियर है? सो प्लीज इसे कंप्लीट करेंगे एवरीवन। सो कंप्लीट द फ्लक्स, कंप्लीट द ईएमआई, कंप्लीट द लेंजेस, यहां तक यानी हमारे ईएमआई के फर्स्ट लेक्चर को प्लीज कंप्लीट कीजिए, असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए एंड आस्क एंड क्लियर योर डाउट, बिकॉज इन फ्यूचर हम लोग हमारे मैग्नेटिज्म और ईएमआई को कंबाइनली लेके ही टेस्ट और आगे कंडक्ट करेंगे। सो टिल देन प्लीज कंप्लीट, वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम लोग और चीज सीखेंगे, करंट बनाने के और भी तरीके देखेंगे, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। यानी आज का लेक्चर आपका आने वाले ईएमआई चैप्टर का बिल्कुल बेस है, इसके बिना काम नहीं होगा। सो प्लीज क्विकली कंप्लीट इट, डन इट। ओके, सो प्लीज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।